नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ आपको पता है हमारी यूनिट 3 चल रही है, पेपर 2 का पार्ट ए के अंतर्गत ये सारी चीज़ हमारी कवर की जा चुकी है। ये देखिए, ये लोकतंत्र की विशेषताएं और मीडिया की जो भूमिका वो बची है। तो इसके पश्चात जो मीडिया की भूमिका, उसके पश्चात हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र क्या है, सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तो हम देखने वाले हैं मीडिया से संबंधित सारी चीज़ें। और जब मीडिया की बात आ जाती है तो मीडिया से संबंधित आपको पता होगा, जैसे अगर बात करें हम हमारे देश में जो लोकतंत्र है या फिर हम बोलें तो संविधान है, ठीक है। लोकतंत्र का जो ढांचा है, संविधान का जो ढांचा है, वो 4 पिलरों से होकर टिका हुआ है। कौन कौन से? एक तो होती है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है जो रूल और लॉ बनाती है। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट करने का काम करती है विधि को। तीसरी चीज होती है न्यायपालिका, जो यहाँ पे विधि के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो भी विधि बनाई गई है उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। जब ये तीनों भ्रष्ट हो जाए, एक प्रकार से तीनों अगर कार्य ना करे, तो चौथा जो अंग होता है मीडिया, तो इनकी कमियों को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करती है? मीडिया। तो हम अगर बोलें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का चौथा पिलर हम इसको बोल सकते हैं मीडिया को। तो मीडिया क्या है? मीडिया क्या है, इसके लिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है मीडिया से संबंधित। तो मीडिया की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में हम अगर बात करें तो मनुष्य की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसका परिणाम हम बोल सकते हैं। यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा, ठीक है। मनुष्य की जो जानने की इच्छा है उसी की प्रवृत्ति से संबंधित अगर देखें तो उसी का परिणाम हमको मीडिया के रूप में देखने को मिलता है। और मानव जो है एक प्रकार से अपने स्वभाव से कैसा है, काफ़ी जानने के लिए एक प्रकार से उत्प्रेरित होता है हमेशा, और अपने आसपास की जो घटनाएं हैं वो उसको जानना चाहता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे या फिर हम बोलें तो आज की डेट में तो आपको पता होगा इंटरनेट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की दुनिया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हमको टीवी जो चैनल्स होते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आपको चीज़ें जानने को मिलती है। जिसे व्यापक अर्थों में हम अगर बोलें तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सूचना, ठीक है। जिसको हम जानते हैं उसको क्या बोला जाता है? इन्फॉर्मेशन या सूचना। इस शब्द में सारी चीज़ें एक प्रकार से अभिनिहित की जा सकती है। और सूचनाओं को संप्रेषित, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करने में, मतलब जो ट्रांसफ़र करने के लिए अनिवार्य रूप से हम अगर देखें तो मीडिया शब्द का यहाँ पर जन्म हुआ देखने को मिलता है। अच्छा, मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया से क्या आपको लग रहा है? मीडिया मतलब मीडियम, मीडियम मतलब होता है मध्यस्थ, ठीक है। तो मीडियम जो होता है, मीडियम से बना है मीडिया, जिसका मतलब होता है जिन माध्यमों के द्वारा जो सूचना है उसको आदान प्रदान किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ हमको मीडिया के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब संविधान, भारत के संविधान में हमको मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो भी देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 19 पढ़ा है, जिसके अंतर्गत एक जो है बहुत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत जो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता यहाँ देखने को मिलती है। तो भारतीय संविधान में प्रेस एवं मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसको अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, ये फंडामेंटल राइट में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 19 का उसका ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको देखने को मिलती है। और इसी के अंतर्गत अगर देखें तो भाषण की जो स्वतंत्रता है एवं जो विचारों की अभिव्यक्ति है किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार मानी जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, तो उसकी व्याख्या के अनुसार भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम एक प्रकार से सीमित अर्थों में अगर बोलें तो सीमित अर्थों में इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों जो है, विचारों के प्रचार की भी स्वतंत्रता आती है। जैसे अगर बात करें तो जो भाषण है, भाषण से संबंधित या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हम बोल सकते हैं, जैसे अगर बात करें हम किसी को अपने शब्दों से व्यक्त करते हैं, या फिर अपने लिखे गए कुछ चीज़ों के द्वारा व्यक्त करते हैं, या फिर हम चित्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग के द्वारा व्यक्त करते हैं, या किसी अन्य आधार पर अगर देखें तो अपने विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? भाषण या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मतलब होता है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित किया गया है जिसमें वह दूसरों तक, मतलब एक प्रकार से उनको प्रेषित किया जा सके। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या निर्देशित करती है कि वो अपने विचार को दूसरों तक यहाँ पे प्रेषित किया जा सके। मतलब इसके दूसरे शब्दों में अगर देखें तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन्हीं, मतलब एक प्रकार से जो अपने विचार के प्रसार तक ही सीमित है, इसमें दूसरों के विचार या प्रकाशन की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, ठीक है।
मतलब दूसरों के विचार और जो स्वतंत्रता है उसको सम्मिलित किया जा सकता है, पर ऐसा एक प्रकार से अपने विचार की बात यहाँ पे कही गई है। और जो प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी आता है, तो प्रेस एवं मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो हमको खास करके देखने को मिलती है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उसका ए के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब इसके अंतर्गत तो हमको स्वतंत्रता देखने को मिली, परंतु कुछ कंडीशन पर मीडिया पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का जो काम होता है आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत जो 2 है, वो युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो क्यों लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, वो हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे, उनके कारण देखेंगे। तो भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका एक प्रकार से स्वतंत्रता का जो अधिकार है पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 का 1 का ए जो है, जो हमने ऊपर देखे यहाँ पे ये वाला, इसके द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं माना जा सकता। और इस अधिकार पर एक प्रकार से देखें तो आर्टिकल 19 का जो 2 है इसके द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। किसी भी समय जो समाज है उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती। इस स्वतंत्रता का नियंत्रण जो है आवश्यक है। मतलब नियंत्रण क्यों आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग जो है अपने अधिकारों का एक प्रकार से मिसयूज करते हैं, तो किसी दूसरे का अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए यहाँ पर निर्बंधन लगाया जाना काफ़ी जरूरी था। भारतीय संविधान द्वारा भाषण को स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाए जाने के पीछे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जैसे कोई भी नागरिक इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता जिससे कि भारत की संप्रभुता और उसकी अखंडता प्रभावित हो। यदि कोई नागरिक इस प्रकार का भाषण देता है या भाषण करता है तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 19 का 1 यहाँ पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, किसके तहत, 2 के तहत। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण देगा या इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता जिसके कारण भारत की जो है उसके मित्रवत जो भी देश हैं, मित्रता जिसके साथ है उनके साथ शत्रुता हो जाए, तो इस प्रकार के भाषण भी देना यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ हमको देखने को मिलती है, इस प्रकार के भाषण पर भी रोक लगाई गई है, जिसके कारण क्या होता है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, जो सार्वजनिक शांति है उसको भंग किया जाए। राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भाषण को प्रतिबंधित किया जा सकता है जो अपराधों को करने की प्रेरणा देते हैं। भाषण देने की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो एक प्रकार से इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जो अशिष्ट या अनैतिक जो भाषण है वो दे, लोक शालीनता को त्याग कर दे, तो एक प्रकार से अशिष्ट और अनैतिक भाषण यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना ना हो, मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता कि जिससे कि न्यायालय की अवमानना हो या न्यायालय का अपमान हो। इसके अलावा हम देखें तो भाषण जो है अपमानकारी नहीं होना चाहिए। भाषण की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत यह प्रतिबंध किया गया है कि जो भाषण है, भाषण कैसा होना चाहिए, अपमानकारी नहीं होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे बन रही है तो हम समझ सकते हैं आर्टिकल 19 के 2 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि मीडिया की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये सभी कारण हमको यहाँ पे देखने को मिले। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मीडिया के कार्य क्या है, तो मीडिया के कार्य शॉर्ट में हम देख सकते हैं, ये 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है या फिर हम बोल सकते हैं 5 नंबर में ये देखने को मिलता है। तो देखिए मीडिया के कार्य क्या क्या होंगे। मीडिया के कार्य मुख्य रूप से अगर देखें तो सूचना देना होता है, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। इसके अलावा एजुकेट करना यानी शिक्षा देना होता है। दूसरी चीज़ इसके एंटरटेन करना यानी कि मनोरंजन करना। तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं सूचना से संबंधित। तो सूचना से संबंधित हम देख सकते हैं सूचना देना मीडिया का पहला मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे मानी जाती है, पहला महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और सूचना ही एक प्रकार से शक्ति मानी जाती है। सूचना के इस बढ़ते प्रभाव की वजह से ही आज जो है विकसित समाज को हम एक प्रकार से क्या बोला जा सकता है, जो वर्तमान का समाज है उसको हम सूचना समाज की संज्ञा उसको दे सकते हैं। आज हम देखें तो देखिए जो ज्ञानी वह है जिसके पास सूचनाओं का अंबार, मतलब एक प्रकार से हम अगर बात करें तो सूचनाएं जिसके पास बहुत है वो आज की डेट में ज्ञानी माना जाता है। तो सूचनाओं को प्रदान करना किसका काम होता है, मीडिया का काम होता है। दूसरी मुख्य जो फंक्शन है या कार्य है हम देख सकते हैं एजुकेट करना यानी शिक्षा देना। तो शिक्षा देना इसका सेकेंडरी काम है यानी कि दूसरे नंबर का काम है। और यहाँ शिक्षा का अर्थ क्या होता है, औपचारिक शिक्षा नहीं है, ठीक है, बल्कि ज्ञान संप्रेषण के समस्त रूप शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के जो ज्ञान है वो शिक्षा के अंतर्गत यहाँ आते हैं और शिक्षा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा मीडिया द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो संदेश हो, चाहे वो सूचना के रूप में मनोरंजन के लिए या फिर शिक्षा का कोई तत्व हो, किसी न किसी रूप में अवश्य होना चाहिए। तो लोगों को शिक्षित करने का काम भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। मनोरंजन करने का काम, मनोरंजन प्रदान करने का काम भी हमको देखने को मिलता है। जैसे मीडिया का जो तीसरा कार्य है वो हम इसके रूप में देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3rd नंबर का ये कार्य देखने को मिलता है।
और वास्तव में अगर देखें तो मनोरंजन निष्क्रिय भाव नहीं है, अपितु वह रचना है, अभिव्यक्ति और जो एक प्रकार से आस्वादन है, तीनों क्रियाओं में निहित होता है। प्रत्येक संचार माध्यम की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारा मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 3 प्रकार के कार्य हमने देखे, कौन कौन से? एक तो सूचना देना होता है, शिक्षा देना होता है, मनोरंजन प्रदान करना होता है। इनमें आप अपनी इच्छा अनुसार और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी मीडिया क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मीडिया एक प्रकार से प्रहरी होता है, सजग मतलब होता है जागरूक, ठीक है। जागरूक प्रहरी होता है जो हमेशा जागरूक होता है, ठीक है। तो एक सजग प्रहरी की भांति पूर्वानुमान द्वारा जो खतरे हैं उससे भी एक लोगों को आगाह करते हैं, उचित अनुचित कार्यों की पहचान कराते हैं एवं विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए उचित मंच प्रदान करते हैं। साथ ही एक शिक्षक की भांति भी विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अगर बात करें आज की डेट में, तो इसके विकास ने सूचनाओं की पहुंच एवं तीव्रता है उसको एक प्रकार से काफ़ी विस्तारित कर दिया है। और इसी अनुक्रम में मीडिया की भूमिका है उसमें काफ़ी बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिलता है। जनमत पर आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें भी मीडिया की भूमिका देखने को मिलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ जो उसकी भूमिका देखने को मिलती है। और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है मीडिया। तो ये हमने सारी चीज़ें देख चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं मीडिया कितने प्रकार की होती है, मीडिया के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो मीडिया 3 प्रकार की देखने को मिलती है मुख्य रूप से, कौन कौन सी? तो देखिए आधुनिक रूप में इनको 3 प्रकार से बांटा गया। एक तो प्रिंट मीडिया देखने को मिलती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरी है सोशल मीडिया, यानी 3 है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। 3 प्रकार की मीडिया देखने को मिलती है। तो प्रिंट मीडिया आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें प्रिंटिंग के द्वारा जो है एक प्रकार से लिपि आधारित ये मीडिया होती है। जैसे मुद्रण तकनीक अगर बात करें, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग होता है, मुद्रण तकनीक का इसमें प्रयोग होता है, या मुद्रण तकनीक पर आधारित जो सूचना है उसको संप्रेषण ही प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। जैसे इसके अंतर्गत अगर देखें तो उदाहरण के रूप में हमको देखने को मिलता है, जैसे अगर बात करें न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र हमको देखने को मिलता है, या फिर मैगजीन अगर देखें, पत्रिकाएं जिन्हें बोलते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें उपन्यास यहाँ देखने को मिलते हैं, पॉम्पलेट देखने को मिलते हैं। ये सभी चीज़ किसके अंतर्गत आती है? प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो ऐसे साधन या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जो जनसंचार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला जाता है। इस संचार के माध्यम से तीव्र प्रवाह एवं तीव्र नियंत्रण की क्षमता होती है, और इसलिए इन्हें एक प्रकार से साइबरनेटिक्स जो है माध्यम भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इसका एक प्रकार से क्या कहा जाता है? साइबर नेटिक्स माध्यम भी यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका नाम यहाँ देखने को मिलता है। और इसका माध्यम के रूप में अगर देखें तो जो सभी प्रकार की संचार तकनीक है, संचार तकनीक का मतलब होता है जैसे टीवी की बात कर लेते हैं, रेडियो की बात कर लेते हैं, फिल्म, वीडियो, स्लाइड्स, कंप्यूटर, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो वीडियो के माध्यम से, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। तो इससे भी आप काफ़ी यहाँ पे देखिए एजुकेट होने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो 3rd नंबर पर होती है सोशल मीडिया, तो आप इससे परिचित तो होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे सामाजिक मीडिया इसको बोला जाता है, पारस्परिक संबंध के लिए एक प्रकार से अंतर्जाल या इंटरनेट या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह को संदर्भित करती है, वर्चुअल एक प्रकार से बोल सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो यह है व्यक्तियों और समुदाय, मतलब जो व्यक्ति होते हैं और साथ में इनका समुदाय होता है। व्यक्ति और समुदाय के साझा यानी कि एक दूसरे में आपस में शेयर और सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ताओं की जो सामग्री है उसके संशोधन के लिए, उच्च पारस्परिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, मोबाइल और वेब आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में माध्यम देखें तो इंटरनेट पर आधारित सूचनाओं का आदान प्रदान हम देखें तो ये देख सकते हैं समय एवं स्थान की बाध्यता से परे होता है। उदाहरण के रूप में वेबलॉग हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो हमको फेसबुक देखने को मिलती है, व्हाट्सअप देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी एक प्रकार से कैसी है? सोशल मीडिया। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो आपको बताना है ट्विटर के संस्थापक कौन है, और जो है एक प्रकार से कौन सा? व्हाट्सअप। ट्विटर और व्हाट्सअप के संस्थापक या फाउंडर कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। देखिए इनका अगर आप नहीं बताते, टेलीग्राम का बता दीजिए। तो टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सअप, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं आप, ठीक है। और इनसे संबंधित सारी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? देखिए आपको पेपर 3 के अंतर्गत, देखिए GS 3 आप पढ़ रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत आपको यूनिट 4 में कंप्यूटर वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर वाला सेक्शन हो सकता है मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाए, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे, ठीक है।
अब देखिए मीडिया इतने प्रकार के कार्य करती है, मीडिया की काफ़ी भूमिका होती है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इन सभी को देखते हुए हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मीडिया की जो भूमिका है उसको, उसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं उसके सामने कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मीडिया की भूमिका। तो मीडिया को क्या बोला जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। इसके रूप में मीडिया की भूमिका एक प्रकार से सजग प्रहरी के रूप में की जाती है, और यह लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारभूत स्तंभों एवं जनता के बीच में एक प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। परिणाम स्वरूप समाज एवं राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका बहुआयामी हो जाती है। और भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के मजबूतीकरण में काफ़ी भूमिका निभाई है, काफ़ी मतलब भूमिका का निर्वहन किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया ने राजनीतिक जनजागृति बढ़ाने के साथ साथ निचले स्तर पर जो स्थापित स्वशासी संस्था है उनको भी एक प्रकार से विकास में सहभागी बनाने का कार्य किया है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है मीडिया से संबंधित। और चुनावों की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो चुनावों में हमको बढ़ता मत जो है एक प्रकार से पिछड़े एवं वंचित वर्गों की सहभागिता का बढ़ता स्तर लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत एवं परिपक्व कर रहा है। वर्तमान में हमको बहुत सारी समस्याएं इसके सामने देखने को मिलती है। इसके अलावा मीडिया की कुछ भूमिका भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे यथार्थ सूचना प्रदाता एजेंसी एक प्रकार से होती है, जैसे सूचना प्रदान करना इसका काम होता है। सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाती है, प्रेरक की भूमिका निभाती है, प्रहरी हमने देखे थे सजग प्रहरी के रूप में भूमिका निभाती है, सूचक की भूमिका, सामाजिक समरसता जो होती है उसका निर्माण एवं पोषक का काम ये करती है। राष्ट्रभक्त के रूप में भी ये काम करती है। अगर तीन जो पिलर है वो अगर काम ना करे तो ये जो है इनके जो भी काम है उनको उजागर करने का काम करती है। समाज के सेवक के रूप में भी ये काम करती है। तो ये तो हो गई मीडिया की भूमिका। पर हमारे सामने उसके सामने कुछ बाधाएं या समस्याएं देखने को मिलती है। तो देखिए मीडिया इतने सारे हम देखें तो बहुत सारा यहाँ पे काम कर रही हो, भूमिका निभा रही है, उसके बाद भी हम देखें तो इसके सामने वर्तमान में हावी बाजारवाद एवं व्यावसायिकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित कर रही है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पीत पत्रकारिता के रूप में देखने को मिलता है। पीत पत्रकारिता क्या होती है? एक प्रकार से भड़कीले जो अनैतिक समाचार है या फिर जो है मतलब एक प्रकार से टेलीकास्ट करना, तो इसको बोला जाता है पीत पत्रकारिता। या एक प्रकार से हम एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं जो सनसनीखेज खबर होती है या फिर अश्लील खबरें होती है वो यहाँ पे दिखाने का काम की जाती है, तो इसको बोला जाता है पीत पत्रकारिता। इसी के अलावा अपने उद्देश्य से भटक कर ये अनैतिक आचरण भी कर रहा है। साथ में पेड न्यूज़ के रूप में भी अगर देखें तो वह जनता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो कभी मीडिया ट्रायल रूप में भी खुद को सर्वोच्च रूप से स्थापित करने का एक प्रकार से स्वयंभू प्रयास कर रहा है। बाजारवाद हम देख सकते हैं, व्यावसायिकता की इस बढ़ती प्रवृत्ति ने सूचना एवं समाचारों को एक उत्पाद के रूप में स्थापित कर दिया है। और व्यावसायिकता की बढ़ती जो प्रवृत्ति है उसमें अगर देखें तो टीआरपी आपने सुना होगा, कोई भी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार से टेलीविज़न रेटिंग प्रोग्राम इसको बोला जाता है, इसके रूप में नई स्पर्धा को भी जन्म देता है। और मीडिया की साख को बनाए रखने के लिए अगर देखें तो इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है जो हमारे सामने वर्तमान में देखने को मिल रही है। मतलब इसको लेकर अगर देखें तो मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए यहाँ पे सक्षम नहीं बन पाती है इन समस्याओं के कारण। और इसके लिए नियामक तंत्र की मजबूत पहल के साथ साथ मीडिया मतलब नियामक मतलब एक प्रकार से मीडिया को रेगुलेट करने की जो बॉडी है उसको निर्माण करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मीडिया को स्वयं भी सुधारों को जन्म देना पड़ेगा, यानी कि मीडिया के ऊपर जो बाधाएं आ रही है उसको स्वयं सुधारने की प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रयास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत किया गया जिसको बोला जाता है यहाँ पे BEA मतलब ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन की स्थापना के रूप में सामने आया, जो कि इसके ऊपर नियामक की भूमिका निभाएगी। साथ में अगर देखें तो हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे विकास पत्रकारिता की अगर बात करें तो यहाँ देखिए विकास पत्रकारिता का मतलब इसके रूप में मीडिया की अहम भूमिका जो होती है मुख्य रूप से विकास पर होती है। विकास कार्यों की समीक्षात्मक रिपोर्टिंग के साथ साथ जो मुद्दे होते हैं एक प्रकार से अगर देखें रिपोर्टिंग के साथ साथ जो क्षेत्रीय असमानता होती है उसको दूर करने के लिए विशेष रूप से समाचार पत्रों को रेखांकित करने की आवश्यकता है, ताकि जो विकास है डेवलपमेंट है उसको गति प्रदान की जा सके। और विशेषकर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में हम देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा होता है, उनके क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत रखते हुए मीडिया को विशेष प्रयास करने चाहिए। तो ये विकास पत्रकारिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ में सामाजिक जन जागृति यहाँ पे फैलानी चाहिए, यानी कि सामाजिक जन जागृति हेतु मीडिया ने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो देखिए चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो या फिर महिला के खिलाफ होने वाले अपराधों के बढ़ते ग्राफ का मुद्दा हो, तो इन सभी में मीडिया जो है सदैव यहाँ पे मुखर होकर जो है सामने आया है।
साथ में अगर देखें तो हम इसी के संबंध में निर्भया केस देख सकते हैं। निर्भया केस यहाँ इसका उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा बाल समस्या और दिव्यांगों की समस्या एवं वर्तमान में जो ट्रांसजेंडर की समस्या है वो भी मीडिया ने प्रभाविक रूप से एक प्रकार से प्रभावी रूप से रेखांकित किया है। लेकिन अभी तक इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि मीडिया को और सशक्त बनाया जा सके। साथ में सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं उनका भी प्रचार प्रसार करना भी मीडिया की एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन व्यावसायिक होड़ में मीडिया को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे ताकि जो पश्चिमीकरण है उसका अंधाधुनीकरण जो है उसको रोका जा सके तथा सामाजिक विघटन की प्रवृत्ति और जो है उस पर एक प्रकार से रोक लगाई जा सके, यानी कि उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार प्रसार करने में भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए मीडिया को। इसके साथ साथ मीडिया को जो है एक प्रकार से वैश्विक सूचना तंत्र के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो विदेश नीति है उसके हर पहलू से सरकार जो है एवं जनता उसको सूचित करने के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा यानी कि NRI प्लस PIO जो होते हैं उसके हितों का भी संरक्षण किया जा सके एवं संवर्धन किया जा सके, उन्हें राष्ट्रीय विकास के साथ साथ हितबद्ध किया जा सके, इन्हें राष्ट्रीय हित के साथ संलग्न किया जा सके। तो देखिए ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इसके संबंध में जो है इन समस्याओं को निवारक से संबंधित या इनको एक प्रकार से उपचार करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला हमको देखने को मिलता है संविधान एवं कानूनों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए मीडिया को। मूल्य परक पत्रकारिता का विकास यहाँ पर करना चाहिए। साथ में नियामक संस्थाओं की मजबूती होना चाहिए ताकि मीडिया के ऊपर निगरानी रख सके, उनको रेगुलेट कर सके। इसके बाद जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है। स्वयं नियामक की भूमिका भी निभाना चाहिए मीडिया को ताकि अपने आप में सुधार किया जा सके। जनता के साथ साथ जो है प्रत्यक्ष संवाद हो सके ताकि जनता में भी जागरूकता पैदा हो। तो इस प्रकार की अगर बात होगी यहाँ पे तो ये निवारक उपाय की श्रेणी में आते हैं ताकि मीडिया की जो भूमिका उसको और सुधारा जा सके। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है मीडिया से संबंधित। तो ये तो बात कर ली हमने मीडिया की जो भूमिका है और उसकी समस्याओं से संबंधित। अब हम बात करेंगे मीडिया से संबंधित हमको विभिन्न संस्थान देखने को मिलते हैं जो कि हम यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मीडिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संस्थान जैसे प्रसार भारती निगम, इसके अलावा दूरदर्शन देखने को मिलता है, आकाशवाणी देखने को मिलता है, प्रेस परिषद, समाचार समितियाँ देखने को मिलती है कुछ। इसके बाद हम देखें तो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय देखने को मिलता है, माध्यम देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, पीत पत्रकारिता, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो प्रसार भारती निगम है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रसार भारती निगम की अगर बात करें तो यहाँ देखिए प्रसार भारती जो है देश का एक लोक सेवा प्रसारक है और दो आकाशवाणी मतलब दो घटक इसके हैं। दो घटक कौन कौन से, एक तो यहाँ पे देखने को मिलता है आकाशवाणी, दूसरा देखने को मिलता है दूरदर्शन। इसके दो घटक के रूप में देखने को मिलते हैं, एक तो आकाशवाणी और एक तो दूरदर्शन। तो देखिए इसका जो एक प्रकार से प्रसार भारती का जो गठन किया गया था वो हम देख सकते हैं। देखिए 23 नवंबर 1997 में देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। तो ये आप ध्यान रखिए 1997 में इसका गठन किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। और वर्तमान में जो है इसके CEO है शशि शेखर वेम्पति हमको देखने को मिलते हैं वर्तमान में। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष यहाँ पे देखने को मिलता है डॉक्टर A सूर्य प्रकाश देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर देखें हम तो ये एक प्रकार से मुख्य रेडियो और दूरदर्शन पर आधारित संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके जो है लोगों को सूचित करना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना यहाँ देखने को मिलता है। इसकी वेबसाइट भी हमको देखने को मिलती है। वेबसाइट का नाम क्या है, prasarbharati.fob.in देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं इसका जो चित्र है प्रसार भारती का। हेडक्वार्टर हमने देख ली नई दिल्ली में, सब्सिडियरी इसकी दूरदर्शन देखने को मिलता है। मतलब दो घटक यहाँ पर देखने को मिलता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम प्रसार भारती के संबंध में कुछ उद्देश्य देख लेते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। यानी प्रसार भारती जो है 1990 प्रसार भारती अधिनियम जो आया था 1990, इसके अंतर्गत प्रसार भारती के कुछ विभिन्न उद्देश्य देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहली बात होती है संविधान द्वारा स्थापित मूल्य को बनाए रखना। यानी कि सबसे पहले तो जो देश की एकता है, देश की अखंडता है, उसके संबंध में देश के जो संविधान है इनसे संबंधित जो मूल्य है उनको बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। साथ में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य देख सकते हैं। लोक हित यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के सभी मामले को जो है एक प्रकार से सूचना पाने के जो नागरिकों का अधिकार इसकी रक्षा करना यानी कि RTI का अधिकार और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य देखने को मिलता है। फिर देखें तो शिक्षा और जो साक्षरता होती है, शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, साथ में अगर बोलें तो कृषि से संबंधित, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जो होते हैं। इसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना भी इसका उद्देश्य होता है। साथ में अगर देखें तो हमको विभिन्न प्रकार के मुद्दे, खास करके अगर बात करें तो महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना। इसके अलावा बच्चों से जुड़े, वृद्ध और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए भी विशेष कदम उठाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ होती है, साथ में खेल होते हैं, युवा मामले, इन पर पूरा ध्यान देना इसका काम होता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और जो कामगार होते हैं और जो अल्पसंख्यक होते हैं तथा आदिवासी समुदाय, इनके अधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य होता है। प्रसारण तकनीक का एक प्रकार से विकास करना और इसकी सुविधाओं का विस्तार और रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये तो हो गए प्रसार भारती के कुछ उद्देश्य हमने देखे हैं विभिन्न प्रकार के। अब इसी के बाद हम जो है प्रसार भारती बोर्ड की बात करते हैं। प्रसार भारतीय बोर्ड है ये, या लगा लीजिए आप। तो प्रसार भारती बोर्ड क्या करता है यहाँ पे, प्रसार भारती जो बोर्ड निगम है हम उसकी अगर बात करते हैं तो प्रसार भारती बोर्ड हमको यहाँ पे एक प्रकार से जो है इसके द्वारा संचालित होता है, जो भारतीय निगम है, जिसके अंतर्गत हमको एक अध्यक्ष देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो एक कार्यकारी सदस्य देखने को मिलता है जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोला जाता है। एक सदस्य वित्त से रिलेटेड देखने को मिलता है, एक सदस्य कार्मिक से रिलेटेड देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमको 6 अंशकालिक सदस्य देखने को मिलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक जो है प्रतिनिधि यहाँ पे देखने को मिलता है, एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के महानिदेशक जो होते हैं एक पदेन सदस्य के रूप में इसके अंतर्गत होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें एक अध्यक्ष की। तो जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका समय काल अगर देखें तो 3 वर्ष या फिर हम बोलें तो 70 वर्ष, या तो वो 3 वर्ष तक रहेगा अपने पद पर या 70 वर्ष तक, जो भी पहले आए। और कार्यकारी जो सदस्य होता है वो एक प्रकार से पूर्णकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आए, 5 वर्ष या 65 वर्ष यहाँ होता है। जो सदस्य होते हैं कौन कौन, एक तो सदस्य होता है वित्त वाला, एक सदस्य होता है कार्मिक वाला। ठीक है, तो इनका एक प्रकार से अगर देखें तो इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले आए। तो पहला है 370, दूसरा है 565, तीसरा है 662, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रसार भारती बोर्ड की जो बैठक है उसमें अगर देखें तो समय समय पर इसकी बैठक होती है, जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मामले पर विचार विमर्श किया जाता है तथा कार्यकारी जो नीति होती है उसको दिशा निर्देशों के द्वारा उसका पालन करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रसार भारती बोर्ड की। चलिए आगे देखते हैं दूसरी जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन काफ़ी प्रचलित, आप जानते भी होंगे। ठीक है, काफ़ी प्रचलित ये देखने को मिलता है। जब हमारा जो डिश कनेक्शन या जो अन्य कोई सेवा नहीं आई थी टेलीविज़न से संबंधित, तो यहाँ हमको दूरदर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हुए दिखाए। इसको ही सब लोग देखते थे, इसके अंतर्गत ही सारे जो मनोरंजक कार्यक्रम, टीवी सीरियल, मूवी ये देखने को मिलता था। ठीक है, एक प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न नेटवर्क इसको बोला जाता है। तो देखिए फाउंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका है। 15 सितंबर 1959 को ये देखने को मिलता है दिल्ली में। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। प्रसार भारती इसका ऑनर देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए फिल्म इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है सलाम बॉम्बे। ठीक है, ये बहुत सारी जो है इसके अंतर्गत जो है फिल्म देखने को मिलती है दूरदर्शन के अंतर्गत। चलिए इसके बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ जान लेते हैं। दूरदर्शन का लोगो आप देख सकते हैं, ये पहचानते भी होंगे आप। तो दूरदर्शन यानी कि इसको अगर बोलें तो इस प्रकार से भी दूरदर्शन बोला जाता है इंग्लिश में। और भारत का एक प्रकार से सरकारी जो दूरदर्शन प्रसारण है चैनल हम इसको बोल सकते हैं। और यह भारत सरकार द्वारा नामित परिषद जो प्रसार भारती उसके अंतर्गत चलाया जाता है, जैसे कि हमने अभी बात किए थे। और दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले अगर देखें तो दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को की गई थी। शैक्षिक एवं विकास पर आधारित कार्यक्रमों के साथ प्रायोगिक तौर पर हुई थी। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत अगर बात करें तो हमको शुरुआत इसकी 1965 में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो 1965 है उसमें ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया AIR जिसे बोलते हैं, AIR के अंग के रूप में की गई थी। फिर 1972 में क्या हुआ, 1972 में मुंबई और अमृतसर, यानी कि तत्काल में अगर बात करें तो उस समय तत्कालीन बम्बई कहलाता था परंतु अभी मुंबई है। तो मुंबई व अमृतसर तक ये विस्तारित हो गई 1972 में। फिर 1975 में 7 अन्य शहर में इसकी सेवा शुरू की गई। और राष्ट्रीय प्रसारण जो है 1982 में रंगीन दूरदर्शन जो है वो जनता से उसका परिचय हुआ, यानी कि शुरुआत इसकी हुई। तो ये चीज़ हमको देखने मिली दूरदर्शन से संबंधित। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं आकाशवाणी, AIR नाम जिसको हम बोलते हैं, AIR भी इसको बोला जा सकता है। तो देखिए आकाशवाणी रेडियो कंपनी इसको बोला जाता है, रेडियो कंपनी है। न्यूज़ ऑन AIR इसकी वेबसाइट है, जिसके तहत आप देख सकते हैं टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। तो इसमें भी आपको न्यूज़ अवेलेबल देखने को मिलती है। साथ में यूट्यूब चैनल है इसका, उसमें भी दिख जाती है। और एक रेडियो है
रेडियो आता है, रेडियो में भी इसकी न्यूज़ देखने को मिलती है। रेडियो में ऑडियो सुनने को मिलता है, मतलब पढ़ने को नहीं मिलता। पढ़ने को आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 1930 में इसका फाउंड किया गया था। मोटो इसका क्या है हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये देख सकते हैं इसका मोटो, मतलब एक प्रकार से ध्येय वाक्य बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और सिस्टर स्टेशन या श्रीनगर, मतलब इसके साथ में जो स्टेशन है वो हम देखें रेडियो स्टेशन। तो चलिए आकाशवाणी के संबंध में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में देखने को मिलती है। 1920 के दशक में मतलब सबसे पहला कार्यक्रम आपको 1923 में देखने को मिलता है, मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 1927 में हमको मुंबई एवं कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले जो 2 ट्रांसमीटर है उससे प्रसारण सेवा की स्थापना की थी। फिर 1930 में क्या हुआ, इन जो ट्रांसमीटर है, जो 2 ट्रांसमीटर यहाँ पे शुरू किए गए थे, उनको सरकार ने है जो ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें एक प्रकार से संचालित किया, आरंभ कर दिए एक प्रकार से। फिर 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, यानी कि अच्छा 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। साथ में फाइनली 1957 की बात करें तो 1957 में इसका नाम आकाशवाणी से पुकारा जाने लगा और इसी को हम वर्तमान में आकाशवाणी बोलते हैं, अर्थात AIR न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो इसको बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं आप प्रेस परिषद। प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए फाउंड इसको किया गया था, यानी गठन किया गया था 4 जुलाई 1966 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो देखिए भारतीय प्रेस परिषद का गठन जो है प्रेस आयुक्त की सिफारिश पर अगर देखें तो 1966 में यहाँ देखने को मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने तथा भारत में प्रेस के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति के लिए यह परिषद जो है एक प्रकार से बहुआयामी भूमिका निभाती है। जहां हम देखें तो एक और यह एक प्रकार से दीवानी न्यायालय का अधिकार इसको प्राप्त है, दीवानी मतलब सिविल न्यायालय का अधिकार इसको प्राप्त है और इसी के तहत यह अर्ध न्यायिक प्राधिकरण का कार्य करती है। दूसरी तरफ यह सलाहकार की भूमिका भी निभाती है प्रेस की स्वतंत्रता और उसके संरक्षण के लिए। प्रेस और साथ ही साथ जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का काम भी करती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो माननीय जो है, मतलब वर्तमान जो हम देख सकते हैं बदल भी सकते हैं, जैसे चंद्रमौली कुमार जो प्रसाद है वो इसके अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। आप एक प्रकार से सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, जो वर्तमान अध्यक्ष है बदल भी सकते हैं। साथ में अगर देखें तो समाचार समितियां हमको 2 देखने को मिलती है। एक तो मिलती है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एक मिलती है आपको UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं PTI की। PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ हमको देखने को मिलता है PTI के बारे में। PTI का मतलब क्या होता है, जो यहाँ चीज़ें देखने को मिलती है, एक प्रकार से सबसे बड़ी मुनाफे वाली सहकारी संस्था इसको बोला जाता है भारत के अंतर्गत। यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है भारत की सबसे बड़ी मुनाफे वाली मतलब एक प्रकार से मुनाफे वाली नहीं बोला जा सकता, बिना मुनाफे वाली है। बिना मुनाफे मतलब बिना फायदे के ये काम करने वाली एक संस्था है, मुनाफे वाली नहीं बोलना। तो यहाँ बिना मुनाफे वाली एक प्रकार से सहकारी संस्था है जो देश के अखबारों द्वारा संचालित की जाती है। मतलब देश में जो न्यूज़पेपर्स है उनके द्वारा इस संस्था को संचालित किया जाता है और अपने सभी ग्राहकों को संतुलित और निष्पक्ष खबरें देने का ये काम करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसके काम की शुरुआत अगर देखें, कार्य की शुरुआत तो 1 फरवरी 1949 को होती है। और यहाँ देखिए भाषा जो है PTI की हिंदी समाचार सेवा एक प्रकार से देख सकते हैं। दूसरी समिति अगर बात करें तो दूसरी हमको देखने को मिलती है UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, हम उसको बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए इसका जो गठन अगर देखें, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था 19 दिसंबर 1956 को, ठीक है। परंतु इसके कार्य का जो प्रारंभ है, कार्य करने का प्रारंभ किया जाता है 21 मार्च 1961 से इसका काम प्रारंभ किया जाता है। और यूनाइटेड न्यूज़ जो ऑफ इंडिया है 1982 में पूर्ण रूप से हिंदी सेवा जो यूनिवार्ता है उसकी शुरुआत की जाती है। तो ये तो हो गई कुछ समाचार एजेंसियाँ, समितियाँ हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद 1-2 चीज़ और देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं, PTI और UNI के बारे में। तो PTI अगर देखें तो यहाँ देखिए प्रेस कंपनी इसको बोला जाता है और इसको फाउंड किया गया था 1947 में 27 अगस्त को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। की पर्सन विजय कुमार चोपड़ा, मतलब जो चेयरमैन के रूप में। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, तो रेवेन्यू कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा डिवीज़न देख सकते हैं, PTI भाषा, PTI फोटो, PTI ग्राफिक्स, 3 यहाँ डिवीज़न देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बोला जाता है, संस्था सहकारी संस्था बोला जाता है बिना मुनाफे वाली।
यूएनआई का लोगो, ये पीटीआई का लोगो देख सकते हैं, यूएनआई का लोगो देख सकते हैं। तो यूएनआई की एक वेबसाइट भी हम देखें यहाँ पे, तो ये वेबसाइट देखने को मिलती है UNI-India.com देखने को मिलते हैं। फाउंडर इसका विधान चंद्र रॉय देख सकते हैं। 19 दिसंबर 1959 को इसका जो है गठन किया गया था, फाउंड किया गया था। टाइप ऑफ बिजनेस नॉन प्रॉफिट कंपनी इसको बोला जाता है। चलिए यहाँ पे दोनों के बारे में हमने जाने। अब बात कर लेते हैं विज्ञान एवं दृश्य प्रचार निदेशालय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर बात करें न्यूज़ मतलब जो मीडिया है उसके संबंध में। तो यहाँ देखिए इसका जो लोगो है वो आप देख सकते हैं। एक प्रकार की नोडल एजेंसी इसको बोला जाता है, जो विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय है, जिसे शॉर्ट में अगर बोलें तो DAVP, यानी कि इसको इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। शॉर्ट में अगर बोलें तो DAVP इसको बोला जाता है। तो ये जो है विभिन्न भारत सरकार के अंतर्गत जो मंत्रालय है, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय, जो विभिन्न प्रकार के विभाग है, उनके लिए एक प्रकार से बहुमाध्यम विज्ञापन और प्रचार का कार्यभार उठाने वाली एक प्रकार की नोडल एजेंसी इसको बोला जाता है। कुछ स्वायत्त संस्थाएं भी अपने विज्ञापन जो है DAVP के माध्यम से जो है देती है सर्विस एजेंसी के रूप में, या है जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय की ओर से जमीनी स्तर पर संप्रेषण करने का प्रयास करता है। इसके प्रमुख कार्य की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो प्रमुख कार्य के रूप में यहाँ देख सकते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात करें तो केंद्र सरकार के लिए बहुमाध्यम विज्ञापन एजेंसी का कार्य करना इसका मुख्य कार्य होता है। फिर केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय होते हैं, उनकी प्रचार संबंधी आवश्यकता जैसे कि मीडिया इनपुट का उत्पादन तथा संदेश सूचना के प्रचार को पूरा करने के लिए सर्विस एजेंसी के रूप में कार्य करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो विभाग है उसको संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, कार्यनीति उसकी, मीडिया को प्लान करना, उसकी सहायता करना तथा इन्हें मल्टीमीडिया समर्थन प्रदान करके जो है ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित करना, ये सारी चीज़ों में सहायता प्रदान करने का काम होता है इसी एजेंसी का, मतलब ये विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का। अब बात करते हैं संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ माध्यम की। तो आपको पता होगा विज्ञापन के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे प्रेस विज्ञापनों को जारी करना। प्रदर्शनियों के द्वारा यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है, इन प्रदर्शनियों को लगाकर यहाँ पे जो है मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाता है। वहाँ प्रचार के अंतर्गत जैसे होर्डिंग्स लगाए गए, कियोस्क, बस पैनल हो गया, भित्ति चित्र, इसके अलावा सिनेमा, स्लाइड, बैनर, इन सभी को प्रदर्शित करना वहाँ प्रचार की श्रेणी में आते हैं। मुद्रित प्रचार मतलब समाचार हो गया, बुकलेट हो गया, फोल्डर, कैलेंडर, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो मुद्रित प्रचार है उसके अंतर्गत। इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमको श्रव्य और दृश्य प्रचार की बात करें तो यहाँ पे स्पॉट कोई जो है प्रायोजित कोई कार्यक्रम है, कोई लघु फिल्म है, वो भी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर यहाँ देखें तो हमको नेक्स्ट जो है प्रचार सामग्री से संबंधित प्रेषण देखने को मिलता है, तो ये वितरण से संबंधित हम देख सकते हैं। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन के लिए किए जाने वाले जो माध्यम है, यूज़ किए जाने वाले, वो हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। चलिए दो चीज़ और जान लेते हैं ताकि हमारा ये कंप्लीट यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ देखने को मिलेगा सबसे पहला देखिए माध्यम देख लेते हैं। माध्यम मध्य प्रदेश माध्यम, ये आप लोगो देख सकते हैं इसका, और यहाँ पे देखें इसकी स्थापना हमको 1983 में देखने को मिलती है। तब से मल्टीमीडिया के संचार के क्षेत्र में अपनी सेवा ये प्रदान कर रहा है। और माध्यम एक प्रकार का प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब एक मंच है जिस पर मध्य प्रदेश और इसके विभिन्न विभागों और एजेंसियों तथा एक प्रकार से अगर बात करें तो सरकार की जो संचार जरूरत है उसके हम यहाँ पे देखें तो संचार के क्षेत्र में ये सेवाएं दे रहा है। ठीक है, व्यावसायिकता, संचार जरूरत, व्यावसायिकता रचनात्मकता की स्वतंत्रता के साथ साथ उच्च मानकता स्थापित करते हुए पूरा किया जा रहा है। रोजगार निर्माण का जो प्रकाशन है इसके मतलब जो है माध्यम के द्वारा ही किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक और चीज़ देखने को मिलती है पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था, इस एक प्रकार से सनसनीखेज, उत्तेजक, अपुष्ट या अश्लील जो चटपटे समाचार होते हैं उसको यहाँ प्रमुखता दी जाती है, तो इसको हम पीत पत्रकारिता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे सनसनीखेज जो न्यूज़ है उसका टाइटल यहाँ पे सबसे पहले पेज पर दे दिया जाता है ताकि लोगों का रुझान हो सके उस चीज़ की तरफ, तो वो श्रेणी में आती है किसके, पीत पत्रकारिता की। तो इसका प्रारंभ हमको देखने को मिलता है कब, 1833 में। तो 1833 में जो जोसेफ पुलित्जर थे, इन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड को खरीद लिया। तो एक प्रकार से जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड था उसके स्वामी के बीच में, इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो गया, इन्हें खिटपिट हो गई, ठीक है, काफ़ी टकराहट हो गई। तो जो विवाद हुआ था उसके कारण अमेरिका में सनसनीखेज तथा उत्तेजनक जो पत्रकारिता है उसका प्रारंभ होता है। इसे पत्रकारिता के इतिहास में पीत पत्रकारिता कहकर यहाँ पर पुकारा जाता है।
और उन दिनों में जब यहाँ पे देखें पुलित्जर और हर्स्ट के बीच में यहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो समाचार पत्रों में व्यंग चित्र पट्टी पीली स्याही में छापा करते थे, और इस स्याही को ध्यान में रखकर यहाँ पे सनसनीखेज जो पत्रकारिता उसका नाम पीली पत्रकारिता दिया गया, पीत पत्रकारिता इसका नाम पड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो मीडिया की भूमिका है उसकी समस्या है वो हमने देखें। इसके बाद हम जो है लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, यानी कि हम देखें तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक बस बचा है, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक नेक्स्ट इसके बाद में। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ताकि एक बार फिर से रिकॉल हो जाए आपके दिमाग में। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने मीडिया की भूमिका एवं समस्याओं के बारे में देखें। स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 19 का 1 का ए देखने को मिलता है, और अगर इसमें अपने अधिकारों को दुरुपयोग किया जाता है तो मीडिया पर युक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है 19 का 2 में। मीडिया के कार्य देखें हमने 3 प्रकार के कार्य, सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन प्रदान करना। फिर मीडिया के प्रकार देखें, विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया की भूमिका एवं समस्याओं के बारे में देखें। उसके बाद हम देखें तो मीडिया को क्या क्या समस्याएं होती है, उसको सुधार क्या क्या करने चाहिए, निवारक उपाय वो देखें। फिर विभिन्न प्रकार की एजेंसियां देखें, जैसे प्रसार भारती निगम, इसके अलावा प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी। इसके अलावा प्रेस परिषद देखें, समाचार समितियां के अंतर्गत पीटीआई और यूएनआई देखें। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय देखें, डीएवीपी जिसको बोला जाता है। संप्रेषण के लिए प्रयोग माध्यम, इसके अलावा माध्यम जो मध्य प्रदेश का है, और पीत पत्रकारिता। ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कुछ सुझाव देना तो आप कमेंट करें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक उत्तर लेखन का ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन यहाँ पे उत्तर लेखन का कार्य किया जाता है, आपको गाइड भी किया जाता है, समीक्षा की जाती है उसकी। तो आप जो है काफ़ी अच्छा वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। जो लोग जुड़े हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर आंसर लिखते हैं, तो आपको भी इस प्रकार से यहाँ जुड़कर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए सजेशन दीजिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनको आप आंसर भी देते चलिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।